तो कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए बाबू। बैठ जाइए। देखिए बाबू, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले इकोनॉमिक्स को देखे थे कि इकोनॉमिक्स में से कौन कौन से पॉइंट बनते हैं जो डायरेक्ट एग्जामों में देखने को मिले। ऐसे सवालों को हम लोगों ने किए थे। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में देखेंगे। आखिर राजनीतिक विज्ञान में ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिन्हें अगर हम पढ़ लें तो वो एग्जामों में देखने को मिले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। तो ऐसे सवालों को आज हम लोग देखेंगे। आप यकीन मानिए, अगर जितना हम बता रहे हैं ना, अगर उतना आप रिवीजन कर लेते हैं अच्छी तरह से तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़िया से बनने वाले हैं। तो इसलिए बस अच्छे से आप इसको रिवीजन कीजिए, आप इनको देखिए, इनको बनाइए, आपका अच्छे नंबर आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे बनेंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कौन सा? पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले वो थ्योरी पढ़ लेता है कि इससे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भारत में महिलाओं के लिए कहां आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। पहला ऑप्शन लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज व्यवस्था तथा मंत्रिमंडल। ये आपके पास चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो क्वेश्चन क्या है? महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। देखिए बाबू, हमारे यहाँ देखिएगा ना, तो सरकार के 3 स्तर होते हैं। एक होता है वो जो केंद्र लेवल पे काम करती है, उसे कहते हैं हम लोग केंद्र सरकार। एक होता है वो जो राज्य लेवल पे काम करती है, उसे कहते हैं हम लोग राज्य सरकार। और एक होता है वो जो स्थानीय निकायों में काम करती है, उसे कहते हैं हम लोग पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय निकाय, लोकल बॉडी कहते हैं। तो ये आपको देखिएगा ना, तो ना तो हमारे लोकसभा विधानसभा में कहीं पर भी महिलाओं को आरक्षण व्यवस्थाएं नहीं है। महिलाओं को आरक्षण व्यवस्थाएं कहाँ दिया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है। जबकि बिहार में आइएगा ना, तो बिहार में आपका 50% महिलाओं को आरक्षण है। यानी 50% मुखिया होंगे तो 50% मुखिया बनेंगे। कहाँ? हमारे बिहार में। अब देखिए, ये अब जब पंचायत की चर्चा हो गई ना, तो पंचायत से कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जो देख सकते हैं एग्जामों में, तो हम उसके बारे में पूरा पंचायत देख लेते हैं। देखिए बाबू, पंचायत जो होता है ना, ये पंचायत, तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होता है 2 अक्टूबर 1959 को। आपका राजस्थान का एक जिला था नागौर, तो नागौर जिला से शुरू होता है 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर को क्यों? क्योंकि गांधी जी ना पंचायती राज व्यवस्था के बहुत बड़े समर्थक थे, इसलिए उन्हीं के याद में उन्हीं का उस दिन बर्थडे होता है, इसलिए 2 अक्टूबर को ये लागू किया गया था। अब आ गया ये, अब ना वहां पर जब पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो गया था, तो शुरुआत होने के बाद ना महिलाओं को उसमें भागीदारी बहुत कम हो पा रही थी। तो हमारे सरकार और सुप्रीम कोर्ट को लगा ना कि क्यों ना इसमें संशोधन करके महिलाओं के लिए सीट को आरक्षित कर दिया जाए, और उसी लिए हमारे संविधान संशोधन हुए थे। 1992 में अधिनियम आए थे और 1993 में लागू हुआ था, इसलिए इसको 1993 पढ़ते हैं। तो 1993 में ना 2 संशोधन हुआ था। एक हुआ था 73वां संविधान संशोधन और एक हुआ था 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आपको मालूम होगा बाबू, जो हमारे संविधान है उस संविधान में 22 भाग है और उसमें 12 को अनुसूचियां हैं। पहले 8 को थी, लेकिन बाद में उसमें 4 को और जोड़े गए हैं। उन चारों में से देखिएगा तो 2 को ये है 11वीं और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया गया है, जबकि 74वां संविधान संशोधन में नगरीय व्यवस्था, जो नगर पालिका या नगर व्यवस्था जो होती है, उनके बारे में चर्चा किया गया है। अब इसी संशोधन के द्वारा ना पंचायत में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, ताकि महिलाएं भी अब मुखिया, समिति, सरपंच, वार्ड सदस्य बन सके। आप देखते होंगे ना कि आपके गांव के अगल बगल में जहां पंचायत वगैरह होता होगा ना, आप गौर से देखिएगा, उन पंचायतों में ना कई बार ऐसे होते हैं ना कि महिलाओं के लिए ही केवल सीट होता है। आप अगल बगल देख लीजिएगा, तो आपके गांव में महिलाएं मुखिया होंगे कौन? महिलाएं, या महिलाएं सरपंच बनती होगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आरक्षण दिया गया होता है महिलाओं को। जब महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया तो महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर दिया गया कि इस पंचायत से केवल महिलाएं उम्मीदवार ही बनेंगे, इसके अलावा पुरुषों को कोई हक नहीं बनता है। हालांकि हमारे राज्य में महिलाएं मुखिया बन जाती है, लेकिन काम उसके पुरुष ही करते हैं, लेकिन महिलाओं को कुछ तो उम्मीदवारें बना देते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, जबकि
आपका नगरीय व्यवस्था में भी क्या था, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया था। लेकिन एकमात्र राज्य बिहार है आपका। अगर आपसे बोले बिहार को ना कितने परसेंट महिलाओं को आरक्षण है, तो बिहार एकमात्र राज्य है जहां पे महिलाओं को कितने परसेंट, 50% आरक्षण है। किसको, तो महिलाओं के लिए कितना आरक्षण दिया गया है, 50%। यानी हमारे गांव में, हमारे राज्य में अगर 50% मुखिया होंगे तो 50% मुखिया बनेंगे। देखिए बाबू, पंचायती राज व्यवस्था की तो शुरुआत हो गया था, लेकिन अब लोगों या सरकार के सामने ये समस्याएं थी ना कि आखिर पंचायत को हम बांटे किस आधार पे, कैसे हम लोग बांट उसका विभाजन करें, पंचायत में कैसे सरकार को चलाए। तो इसी समस्याओं को सुलझाने के लिए ना सरकार ने एक कमेटी गठित किया था। इस कमेटी का नाम एकदम याद रखिएगा, कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। कहा उन्हीं को सौंपा गया था कि ऐसा कुछ जुगाड़ लगाइए ना ताकि पंचायतों में हम सरकार या पंचायती राज व्यवस्था को हम अच्छे ढंग से चला सके। तो उन्होंने कहा था बाबू कि पंचायती राज व्यवस्था को हम कैसे चला सके, इसलिए कमेटी बनाया था बलवंत राय मेहता समिति। इस कमेटी ने सिफारिश किया था, इन्होंने प्रस्ताव दिया था सरकार को, इन्होंने सुझाव दिया था। सुझाव क्या दिया था, इन्होंने कहा था ना कि पंचायत हो या नगर हो, दोनों को ना 3 स्तर पे बांट दीजिए। कितना स्तर पे, 3 स्तर पे। बोला 3 स्तर पे कैसे बांटे हम, तो बोला पंचायत होता है ना, तो पंचायत अक्सर गांव तरफ होते हैं, गांव में पंचायत होते हैं, और नगर तो हो गया आपका शहर वाला। तो कहा ना कि पंचायत को बांट दीजिए 3 स्तर पे। बोला कौन कौन, तो बोला देखिए, पहले बोला कि ग्राम स्तर पर। तो ग्राम स्तर पर क्या बोला उन्होंने, कहा कि ग्राम स्तर पर रखिए ग्राम पंचायत। क्या रखिए, ग्राम पंचायत। बोला अच्छा ठीक है। और फिर बोला प्रखंड स्तर पर रखिए समिति, जिसको हम लोग बोलते हैं ना पंचायत समिति, वो बोला। तो क्या बोला, प्रखंड स्तर पर रखिए क्या, पंचायत समिति। बोला अच्छा जिला स्तर पर, तो बोला जिला स्तर पर रखिए जिला परिषद। क्या रखना है, जिला परिषद। समझना है कुछ, क्या बोला उन्होंने कि पंचायत को 3 स्तर पे बांट दीजिए। कौन समिति, बलवंत राय मेहता। देखिए इसमें नाम भी 3 गो है, बलवंत राय मेहता, 1 2 3, तो इसका नाम भी 3 गो है। और कितने स्तर पे बोला बांटने के लिए, 3 स्तर पे बोला बांटने के लिए। कौन कौन सा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर क्या, जिला परिषद कहा गया था। इसके अलावा देखिएगा शहरी निकाय को बांटा गया, कितने, 3 स्तर बांटा गया। इसको भी कहेगा कौन कौन, तो एक होता है जिसको कहते हैं हम लोग नगर पंचायत, एक होता है नगर परिषद, एक होता है नगर निगम। ये नगर पंचायत क्या होता है, बोला आखिर हम जानेंगे कैसे कि कौन नगर पंचायत है कौन नगर निगम है। बोला जो पंचायत डेवलप होकर शहर की ओर बढ़ रहा है ना, जिसकी शुरुआती शहर हो रहा है, जो अभी शहर बनने की ओर है, उसे हम लोग नगर पंचायत कहेंगे। और उसमें कुछ आबादी का भी कंडीशन रखा गया था। कहा जिस पंचायत या जिसकी आबादी 12,000 से 40,000 के बीच होगा ना, उसे कहेंगे हम लोग नगर पंचायत। बोला जिसकी जनसंख्या 40,000 से 2 लाख होगा ना, उन्हें हम कहेंगे नगर परिषद। और कहा जिनकी जनसंख्या 2 लाख, कम से कम 2 लाख हो, इनसे अधिक जितना भी हो जाए उसे हम लोग कहते हैं क्या, नगर निगम। अब देखिए बाबू, अब ना नगर निगम से भी क्वेश्चन आते हैं। नगर निगम से क्या क्वेश्चन आते हैं, नगर निगम से एकदम क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा एकदम आएंगे। क्वेश्चन क्या होता है नगर निगम से, आप जैसे जानते होंगे ना, हमारे यहाँ जो पंचायत है वो पंचायत बटे होते हैं वार्ड में बटे होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वार्ड सदस्य। लेकिन जब नगर पंचायत या नगर निगम में जाइएगा ना शहर में, तो शहर में वही वार्ड सदस्य जो हो जाए वो कहलाते हैं वार्ड कमिश्नर। अब हमारे यहाँ मुखिया होता है, ठीक वैसे ही शहर में होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेयर। क्या कहते हैं वो, तो आपका जो नगर निगम का जो मुखिया या अध्यक्ष होता है उसे कहते हैं महापौर, या उसे कहते हैं क्या, मेयर। भारत का पहला नगर निगम कौन सा था, मद्रास, जिसे आप चेन्नई कहते हैं। और बिहार का पहला नगर निगम था आपका पटना। तो भारत का पहला नगर निगम मद्रास, बिहार का पहला नगर निगम पटना। समझ में आया आपको। देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने बोले थे ना कि हमारे देश में सरकार 3 तरह के होते हैं। एक होता है केंद्र सरकार, एक होता है राज्य सरकार, और एक होता है स्थानीय निकाय। अब इन सभी के बीच में आखिर कोई ना कोई नियम तो होना चाहिए ना कि राज्य सरकार का कौन सा कार्य होगा, केंद्र सरकार का कौन सा कार्य होगा। मतलब ऐसा नहीं हो कि दोनों आपस में सरकारें झगड़ा करते रहे कि नहीं ये काम हम करेंगे वो काम हम करेंगे, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इस अब दिक्कत ना हो इसलिए संविधान बनाने वालों ने सबका शक्ति बांट के रखा है कि केंद्र सरकार ये काम करेगा, राज्य का ये काम है, और स्थानीय लोगों का ये काम है। ये सब काम है। तो उसको आखिर कहाँ रखिएगा, कौन सा काम होगा, संविधान में लिखना पड़ेगा ना, तो उसी को रखा गया है। किसमें, सूची बना करके। देखिए आगे आते हैं,
क्या कहा है कि हमारे यहाँ सरकार कितने तरह के होते हैं? 3 तरह का, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक होता है स्थानीय निकाय। अब इन दोनों के बीच में, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में ना शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है और उन विभाजनों को 3 सूची बना करके रख दिया है। पहला कहता है कि संघ सूची, दूसरा है संघ सूची में वैसे सूचियों को रखा गया है जिसमें केवल केंद्र सरकार ही काम कर सकती है। इसमें रखा गया है रक्षा का, विदेशी मामले का, युद्ध का, शांति का, ये सब काम करना होगा तो कौन करेंगे? केंद्र सरकार करेंगे। वैसे ही आएंगे राज्य सरकार, तो राज्य सरकार के लिए क्या रखा गया? राज्य सूची रखा गया। इसमें केवल राज्य सरकारी होंगे जो काम करेंगे। इसमें सफाई है, कृषि है, रेलवे, पुलिस है, ये वगैरह। अब एक आता है आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वैसे विषयों को रखा गया है जो दोनों के लिए जरूरी है, देश और राज्य के लिए। तो यहाँ पे रखा गया, इसमें पर्यावरण है, विवाह, तलाक से संबंधित ये सब फैसला होते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि हमारे देश में सबसे पावरफुल किसको रखा गया? केंद्र सरकार का, कि केंद्र सरकार संघ सूची में काम करेंगे ही। अगर संघ सरकार राज्य सरकार की सूची में भी कोई अगर काम करना चाहते हैं, अगर उसमें वो कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर किसको रखा गया? केंद्र सरकार, और उनका फैसला मानना राज्य सरकार का जिम्मेदारी हो जाएगा। अब देखो ना, ये अगर नहीं होता इस तरह से, तो अभी जिस तरह से हमारा नेपाल से कभी कभी विवाद हो जाता है, तो विवाद अगर नेपाल से होता तो बिहार अपने चले जाते, नीतीश कुमार आदि जाते, नहीं चलो नेपाल से युद्ध कर लेते हैं। तो ऐसे हालत नहीं होना चाहिए ना। इसलिए ये सब विदेशी मामले जब भी आएंगे तो उसे कौन देखेंगे? केंद्र सरकार देखेंगे। इसलिए हमारे यहाँ एक विदेश मंत्री भी है, लेकिन देखेंगे बिहार में कोई विदेश मंत्री नहीं है, क्योंकि उसको विदेशी मामला देखना ही नहीं है। तो विदेश मंत्री क्या करेंगे? मैट्रिक एग्जाम में अगला जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं ना, राजनीतिक शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, जिनका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। आखिर हमारे देश में राज्यों का गठन किस आधार पे कैसे कैसे हुआ वो देखा जाता है। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में ना, तो हमारा देश लगभग 500 से अधिक देशी रियासतों में बटे हुए थे। तो इतने सारे देशी रियासत ना लगभग ABCD के नामों के आधार पर राज्यों को बांट के रख दिया गया था। तो अब जब आजाद हमारा देश हो चुके थे और 1950 को हमारा संविधान भी लागू हो गया था, तो संविधान लागू होने के बाद न कुछ दिनों के बाद ही भाषा के आधार पर राज्यों का नाम उठने लगा कि क्यों ना हम लोग अलग अलग भाषा, जैसे जैसे भाषा बोलते हैं वैसे वैसे राज्यों का भी नाम हो जाए। ऐसे नाम उठने लगे। तो जब ऐसे नाम उठने लगे ना, तो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास सबसे बड़ी समस्या थी क्या कि भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन करें या ना करें। ये सब दुविधाओं को दूर करने के लिए उन्होंने एक कमिटी गठित किया था। उस कमिटी का नाम था SK धर आयोग। 1948 में कमिटी बनाता है, नाम था उसका SK धर आयोग। और SK धर आयोग जब कमिटी बनाना, तो इन्होंने कमिटी जब अपना रिपोर्ट दिया तो इन्होंने कहा ना कि भाषा के आधार पर, क्या कहा उन्होंने? कि भाषा के आधार पर विभाजन नहीं करना चाहिए। अब जैसे ही इन्होंने मना कर दिया तो सरकार भी कह दिए कि विभाजन अब नहीं हो सकता है भाषा के आधार पे। तो जैसे ही यह सब जनता के पास गए, तो उन्हीं में से ना आंध्र प्रदेश राज्य था आपके दक्षिण भारत में, वहां के एक व्यक्ति था, उसका नाम था पेट्टू श्रीरामल्लू। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया और लगभग कहा जाता है 56 दिनों तक भूख हड़ताल किया और भूख हड़ताल करते करते उन्होंने अपनी जान दे दिया। सोचिए, देश यानी भाषा के आधार पर राज्यों का नाम रखने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल करके देश क्या किया? उन्होंने जान दे दिया। अब जैसे ही जान दे दिया तो उग्र आंदोलन और तेज होने लगा कि बताइए जवाहरलाल नेहरू, हमारे राज्य के नाम के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं और हमारे एक भूखे आदमी बेचारा आंदोलन कर रहा है और उनका भूखे भूखे जान चले गए, लेकिन नेहरू साहब सुन नहीं रहे बात को। तब इतना होते ही जवाहरलाल नेहरू अब परेशान हो गए। उन्हें लगा कि अब हमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में उग्र आंदोलन भयानक तेज होने लगा था। और जैसे ही ये हुआ तो 1953 में ना 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित कर दिया। और कहा जाता है यहाँ पे क्या वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी कौन था आपका? तो जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ ना, उसके बाद अलग अलग राज्यों से गुजरात वाले गुजराती की मांग करने लगे, मराठा बोलने वाले मराठी की मांग करने लगे, तमिल बोलने वाले तमिलनाडु का, कन्नड़ बोलने वाले कन्नड़ की भाषाओं की, कन्नड़ राज्य की मांग करने लगे। इस तरह से भारत के अलग अलग राज्यों से भाषा के आधार पर मांग उठने लगे। अब सरकार के पास सबसे बड़ी समस्या थी कि आखिर इससे निपटना कैसे है। तो उन्होंने 1953 में ही एक कमेटी गठित किया था। याद रखिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है ये, एग्जामों में देखते ही देखते हैं। कमेटी का नाम क्या था? फजल अली आयोग।
फजल अली आयोग को ही कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपना रिपोर्ट 3 साल के बाद दिया 1956 में। और उन्होंने जब फजल अली आयोग जब पूरा बढ़िया से रिपोर्ट निकाला ना, उन्होंने देखा कि नहीं, अलग अलग राज्यों में आंदोलन तेज हो गया है, हमें मजबूरन क्या करना होगा, भाषा के आधार पर राज्यों का नाम गठित करना होगा। और उन्होंने 1956 में अपना रिपोर्ट दिया और कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन कर देना चाहिए। 1956 में फजल अली आयोग का रिपोर्ट आया और उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देना चाहिए। और जैसे ही वह हुआ तो संविधान में हुआ 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन क्यों हुआ, जब भी हमको बोले ना कि जब भी सरकार को कोई बड़े काम करने होते हैं तो संविधान में उसे संशोधन करना पड़ता है। तो संविधान में संशोधन हुआ। संविधान में कौन सा वो 1956 में होता है 7वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन के द्वारा क्या होता है, 14 ठो राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। और 1960 में जो आपका पहले बंबई था, उस बंबई को तोड़ दिया गया, एक गुजरात में और दूसरा महाराष्ट्र में। लेकिन ये सब नहीं पूछेगा, अब से पूछेगा ना कि 1975 कौन सा, वो सिक्किम के बारे में पूछता है क्वेश्चन कि भारत का जो ये सिक्किम है, तो 1975 में ना सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम। लेकिन अब उसके बाद देखिएगा 2000 ईस्वी में, सन 2000 में ना 3 नए राज्य बनते हैं हमारे। कौन कौन सा, तो एक बनता है आपका 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को बनता है आपका झारखंड। ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है, जबकि उत्तराखंड जिसका पहले नाम उत्तरांचल था, तो उत्तराखंड यूपी से अलग होता है और झारखंड बिहार से अलग होता है। 1956 में जो विभाजन का सिलसिला शुरू होता है वो चलता ही रहता है। और 2000 आपको पता होगा 2 जून 2014 को आपका एक राज्य बनता है तेलंगाना, जो भारत का सबसे नवीनतम राज्य था। इसके बारे में याद रखिएगा। तो भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा हो, तो भारत का सबसे नवीनतम राज्य है आपका तेलंगाना। लेकिन आपको याद होगा कि 2019 में जम्मू कश्मीर को भी तोड़ करके क्या बना दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश, वहां से 370 जो धाराएं थी उसको समाप्त करके राज्य का दर्जा भी खत्म कर दिया इसका, और इसको क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश। और एक नाम रखा जम्मू कश्मीर, एक का नाम लद्दाख। वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वो एक कमेटी के बारे में याद रखिएगा, जिस कमेटी का नाम है सरकारिया आयोग। ये सरकारिया आयोग क्या करती है, संघ और राज्य जो के संबंध है उस संबंध को दर्शाता है या बताता है। किसके द्वारा, सरकारिया आयोग। उस दोनों के बीच में क्या संबंध होगा उनसे डिसाइड हुआ था सरकारिया आयोग के द्वारा। और भी विभाजन के क्रम के बारे में अगर जानना है तो इस पर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना करके डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। जब विभाजन का क्रम चल ही रहा है तो एक नजर हम लोग बिहार के विभाजन के बारे में देख लेते हैं कि आखिर बिहार से कौन कौन से राज्य अलग हुए। देखिए बाबू, 1905 में जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय हमारे बंगाल का विभाजन हो गया था। एक बंगाल वो बनता है, एक बनता है आपका पूर्वी बंगाल, एक बनता है आपका पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल आज वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में है, लेकिन जो आपका पश्चिम बंगाल वो तब से आज तक पश्चिम बंगाल ही है। लेकिन पश्चिम बंगाल भी टूटते रहे समय समय पर। देखिए पश्चिम बंगाल जो था ना, उस पश्चिम बंगाल से यानी बंगाल से 22 मार्च 1912 में ना बंगाल से बिहार अलग हो जाता है। उस समय बिहार में उड़ीसा और झारखंड भी रहते हैं। 22 मार्च को ही हम लोग मनाते हैं कौन सा, बिहार दिवस, और इसी दिन जल दिवस भी है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। बेचारा बिहार का एकदम गोड़ हाथ सब घींच घाच के ले गए सब। और आखिर में बिहार में क्या बचा है, तो वही पहाड़ पर्वत नदियां मैदान यही सब बचा है। बाकी जितने भी खनिज संसाधन थे सारे झारखंड में चले गए हैं, उड़ीसा में चले गए हैं। तो राज्यों के पुनर्गठन के बाद अब जो क्वेश्चन बनता है ना वो आपका 1974 के जन संघर्ष से बनता है। देखिए होता ये है ना कि आपके जो कांग्रेस पार्टी है 1885 में उनका स्थापना होता है, और उनके स्थापना होने के बाद जब देश आजाद हो जाते हैं ना, तो देश आजाद होने के बाद भी भारत में जब भी प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस पार्टी से ही प्रधानमंत्री बनते थे। तो अब कांग्रेस पार्टी के विकल्प की तलाश होने लगा हमारे देश में कि और कोई अन्य पार्टियां हो जो वहां सरकार चलाए। तो इसी बीच में विपक्ष के कई नेताओं ने मिलकर के एक जनता पार्टी बनाया और 1974 में इस संघर्ष को शुरू करते हैं आपका बिहार से जयप्रकाश नारायण। आपको याद होगा जयप्रकाश नारायण, उनके नाम से आप पटना में जो आपका एयरपोर्ट भी है उन्हीं के नाम से जयप्रकाश नारायण से। देखिए 1974 में जन संघर्ष शुरू होता है और उन्होंने नारा देता है जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने ही दिया था। और 19 संघर्ष के बाद 1977 में देश में आम चुनाव होता है। जैसे अभी 2000 कितना चल रहा है,
2024 चल रहा है ना आपका, तो 2024 में भी आम चुनाव होना है। तो उसी तरह से 1977 में भी क्या हुआ था, आम चुनाव हुआ था। और जब यहाँ आम चुनाव हुआ ना, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को हार हुई और जीतता है कौन, जनता पार्टी जीत जाते हैं। और जब ये जीत जाते हैं तो इनके जो नेता बनते हैं, यानी वहां प्रधानमंत्री उस समय जो बनते हैं, उसका नाम था मोरारजी देसाई। यहाँ पे आपको याद ये रखना है ना कि भारत में पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, आपका मोरारजी देसाई। बस ये याद रखना है कि यह पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। गैर कांग्रेसी कहने का मतलब कि जो कांग्रेस पार्टी से नहीं है। तो भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, ये याद रखना है आपको। इसके बाद और भी होते हैं क्वेश्चन। देखिए चिपको आंदोलन बहुत फेमस है, वो आपको पॉलिटी में मिल जाएगा, हिस्ट्री में मिल जाएगा, सब जगह क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो 1970 में ये हुआ था शुरू, आपको कौन सा, चिपको आंदोलन, जो आपका चमोली जिला था उत्तराखंड में। इनके नेता जो आपका चिपको आंदोलन थे, उनके नेता थे आपका सुंदर लाल बहुगुणा, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद एक और आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था, ताड़ी विद्रोह आंदोलन। वहां की महिलाओं ने क्या किया था, ताड़ी पीने, जो वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में ताड़ियों का बिक्री होता था, तो उसके विरोध में महिलाओं ने विरोध किया था। तो ताड़ी विद्रोह हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन आता है ना, वो राजनीतिक दल से क्वेश्चन आता है। देखिए हमारे यहाँ चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो होती है ना, वो होते हैं निर्वाचन आयोग के पास, इलेक्शन कमीशन के पास। तो इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करती है कि भारत में कौन से पार्टी क्षेत्रीय पार्टी होंगे और कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होंगे। राष्ट्रीय पार्टी होता है जिनका वर्चस्व थोड़ा देश में ज्यादा हो, 2-3 राज्यों में वर्चस्व हो, उन्हें राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा दिया जाता है। तो ये सारे काम करते हैं कौन, इलेक्शन कमीशन। देखिए बाबू, और भारत में ना, भारत में जो आपके राजनीतिक दल है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, राजनीतिक दल को कहा जाता है। जबकि लोकतंत्र का अगर घर बोले तो वो होता है आपका संसद भवन, पार्लियामेंट को कहते हैं। तो भारत में ना, ये जो आप टॉपिक होगा इसको थोड़ा याद रखिएगा, एकदम क्वेश्चन आते हैं कि वर्तमान में ना भारत में 6 गो राष्ट्रीय पार्टी हैं। कौन कौन से पार्टियां हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना होता है 1885 में। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम और इसका चुनाव चिन्ह कौन सा है, पंजा। आप देखें ना, हाथ वाला पंजा वाला छाप। उसके बाद आता है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कहते हैं इसको। 1964 में इसका स्थापना हुआ था और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है हसुआ हथौड़ा। उसके बाद आता है भाजपा, जो अभी फिलहाल फॉर्म में चल रही है भाजपा। तो भाजपा का स्थापना 1984 में हुआ था, 6 अप्रैल 1984 को। और इसके संस्थापक में 2 नाम, व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक नाम आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी और एक नाम आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और इसका चुनाव चिन्ह था कमल छाप। कौन सा, कमल छाप। अरे लाल कृष्ण आडवाणी को ही तो अभी कुछ दिन पहले, 2-4-5 दिन पहले ही भारत रत्न देने का अवार्ड हुआ है। पता नहीं क्यों दिए गए, हमें जितना भी इसका इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो इन्होंने केवल बीजेपी के लिए काम किए हैं। अब पता नहीं क्यों इसको भारत रत्न दिए गए हैं, वो जाने सरकार। और यहां से आते हैं, अगला कौन सा है वो, बसपा। बसपा में आता है बहुजन समाजवादी पार्टी। इसकी स्थापना 1984 में हुआ था। इसके संस्थापक थे काशीराम, जो अभी यूपी में मायावती चलाती है इनको। और इनका जो चुनाव चिन्ह है वो है आपका हाथी छाप। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली वाले। तो आम आदमी पार्टी के स्थापना कब हुआ था, 2012 में। इसके संस्थापक थे अरविंद केजरीवाल और इनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। और नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसकी स्थापना 2013 में हुआ था। इसके संस्थापक थे P.S. संगमा और इनका चुनाव चिन्ह किताब में है। ये नेशनल पीपुल्स पार्टी आपका असम में बहुत ज्यादा सक्रिय है। यहाँ इतना आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए भारत में अभी आपने देखे कि 6 राष्ट्रीय दल है। इसके अलावा भी आप देखिएगा तो कई ऐसे राजनीतिक दल है जो हमारे यहाँ चल रहे हैं। जैसे बिहार में आइएगा तो आपका लालटेन छाप आरजेडी का है, राष्ट्रीय जनता दल जिसे कहते हैं। आपका जदयू का है, जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार चलाते हैं उनका तीर छाप है। रामविलास पासवान का लोजपा है। तो ऐसे जाइएगा, अभी यूपी में जाइएगा तो आपको सपा मिलेगा, समाजवादी पार्टी जिसका साइकिल छाप है। तो ऐसे कई पार्टियां हैं भारत में। तो इसलिए भारत में ना कहते हैं कैसी व्यवस्थाएं हैं, तो यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है, यहाँ पे कई दल कार्य करते हैं। लेकिन इनके अलावा भी 1-2 खास देश हैं जहाँ पे 2 दलीय व्यवस्थाएं देखी जाती है। उनमें सबसे प्रमुख आपका अमेरिका और एक आपका ब्रिटेन है। देखिए बाबू, अमेरिका और ब्रिटेन में ना 2 दलीय व्यवस्थाएं होती है। जैसे अमेरिका में 2 ही पार्टी होती है और जो उनमें होता है, एक पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक नाम है रिपब्लिक पार्टी। उसी तरह ब्रिटेन में भी 2 पार्टियां काम करती है, लेबर पार्टी और एक का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। यही 2 पार्टियां मुख्य रूप से वहां पे कार्य
कार्य करती है, लेकिन भारत में कई पार्टियां हैं। एक और क्वेश्चन बनता है कि विश्व का वह प्रथम देश कौन थे जिन्होंने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? तो ऐसा पहला देश था आपका न्यूजीलैंड। इसके अलावा अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। अगर आप पूरी तरह से अच्छी तरह से वीडियो को देखे होंगे तो ये क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। अगर यहाँ बना लिए तो आपके एग्जाम में 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल होंगे। देखिए कौन सा है। पहला क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? कहां पे हुआ था? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था या नारा किसने दिया था? अभी हम लोग पढ़े थे कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां पे किया गया है? तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इसका आंसर क्या होगा? पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? हम बताए थे कि अन्य राज्यों में 33% है, लेकिन बिहार में आएंगे तो बिहार में पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षित है। अगला है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन है तो लोकसभा में कुल 543 सीट है, जो जिसमें चुनाव होते हैं। ऐसे कुल सीट 545 है, लेकिन चुनाव कितने में होते हैं? तो 543 सीट में होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए आप कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हम पढ़े थे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वही फजल अली आयोग था जो 1953 में किया गया था। और इन्होंने अपना रिपोर्ट कब देता है? तो ये अपना रिपोर्ट देता है 1956 में, और उसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा शुरू हो जाता है। कहता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कितने स्तर पर है? बताओ वो कितने स्तर पे थे? याद है बलवंत राय मेहता समिति, 3 नाम और 3 स्तर, क्योंकि उसका नाम में 3 था, संयोग से 3 स्तर बता दिया वो। तो बिहार में कितने स्तर पे है? तो 3 स्तर पे है। कह रहा नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? तो नेपाल में लोकतंत्र की वापसी 2006 में हुई थी। आई होप आपको अच्छी तरह से हम समझा पाए होंगे। आप यकीन मानिए अगर जितना हम बताए हैं, अगर ये आप रिवीजन कर लेते हैं, इसका नोट्स बना लेते हैं, तो आपका एग्जाम में आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। मिलते हैं अगले हम लोग नए किताब नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद। रिवीजन करते रहिए।